सवाल ये है कि जो यूथ हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। जो युवा हैं राजनीति में वो कुर्ते पहन के सौभाग्य प्राप्त करने वाली लाइन में लगे हुए हैं। राजनीति में भैया पुत्र प्रथा चलती है। आप गगन यादव के बड़े करीबी हैं जी। किस प्रकार से देखते हैं आप गगन यादव जी को? गगन यादव एक ऊर्जा, एक तेज, एक त्याग, एक समर्पण, हर किसी के बस की बात नहीं है गगन यादव। ये जो आप आईआरओ की बात कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल एजेंसी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करता है एनजीओ के रूप में? अच्छा, गगन जी की बात हो रही है, लगातार उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आरोप लगाती, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वो गगन यादव समाजवादी हैं या फिर बीजेपी वाले हैं? गगन यादव जो इटावा में इतना बड़ा हिंसा हुई तो क्या गगन यादव सच में इटावा के जो यादव हैं उनको हिंसा के लिए भड़काए थे? जब गगन यादव इटावा पहुंचे ही नहीं थे तो हिंसा कैसे करवा सकते हैं? काम करें। तो क्या जो विपक्ष के लोग हैं वो गगन जी के सपोर्ट में आए थे? नहीं आए थे। विपक्ष भी तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। विपक्ष भी तो चाह रहा है कि मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, कल को गगन मजबूत होगा तो मेरी कुर्सी पे आ भी होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? बात तो मैं कर रहा हूँ सैफई परिवार की। आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें अब परिवारवाद आ गया है? अभी गगन जी क्या लग रहा है 27 में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? तैयारी तो हम लगातार कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी टिकट देगी? वो टैटू का क्या राज है? टैटू, मैं जिस जनपद से आता हूँ आजमगढ़, यहाँ वफादारी खुद में मिलती है। जिला अस्पताल की कौन कौन सी समस्याएं हैं? दूसरी कमी सफाई तो है ही नहीं वहाँ। अभी कल आप देखें सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो, गोंडा जिला अस्पताल की, वहाँ चूहे घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जो मेहमान, जो आज हमारे गेस्ट हैं वो विवेक जी हैं। सबसे पहले तो विवेक जी के बारे में हम बताएं। विवेक जी पेशे से डॉक्टर हैं और एक ऐसे डॉक्टर नहीं जो सिर्फ अपने क्लिनिक तक खुद को सीमित रखें, बल्कि ये लोगों तक जाते हैं, कैंप लगाते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो सामान्य जांच होती है वो भी करते हैं, निःशुल्क दवाएं भी देते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से आभार आपका, आप हमें बुलाएं, आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के समय में जो अपने उत्तर प्रदेश, अपने बिहार के यूथ हैं, उनकी राजनीति में उनका जो रुचि है, इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। इसके पीछे आप कारण क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आज युवाओं की जो आबादी का परसेंटेज है देश में 65% है और विडंबना रही है परिवार की। परिवार चाहता है, बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करिए, लेकिन नेता नहीं बनना है। कारण क्या है? कारण एक जैसे इमेज बना दी गई है नेताओं की, नेता भ्रष्ट होते हैं, नेता लुटेरे होते हैं, माफिया नेता होते हैं, नेता गुंडे होते हैं। तो जब पढ़ा लिखा युवा, शानदार युवा, जो काबिल है नेतागिरी करने का, वो युवा अगर नहीं जाएगा राजनीति में, तो आप जिनको ब्लेम कर रहे हो वही राजनीति में पड़े रह जाएंगे। तो कहीं न कहीं युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप एक चपरासी की वैकेंसी आती है तो एक फॉर्म पे 10 लोग 50 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो एक विधानसभा में मैं तो चाहता हूँ कि एक विधानसभा में कम से कम 100, 1500 जितने लड़के हो सके आवेदन करें और विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े। अब तो आप अपने मेरा सवाल ये है कि जो यूथ हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, या फिर जो अभी हैं वो संघर्ष करते, उनको कोई पद नहीं मिलता। इसके पीछे कारण क्या है? एक अमेरिकन दार्शनिक ने लिखा था कि आप किसी देश का अगर भविष्य देखना चाहते हैं तो आप उस देश के युवाओं को देख लीजिए, उस देश का युवा कर क्या रहा है। तो जो युवा हैं राजनीति में तो वो कुर्ते पहन के सौभाग्य प्राप्त करने वाली लाइन में लगे हुए हैं। बेवजह जो युवा राजनीति में सक्रिय, कम से कम वो पढ़ाई करे, अपने महापुरुषों को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने आज की जो परेशानियां उसके बारे में जाने, उस पर बात करे, उस पर काम करे, अपने लोगों की जेन्युइन मदद करे, तब तो आप राजनीति में कहीं कहीं आ पाएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि राजनीति में भैया पुत्र प्रथा चलती है कि विधायक जी के बेटे विधायक बनेंगे, फिर उनके पोते विधायक बनेंगे, तो पहले तो वही कुर्सी अपनी सुरक्षित करने में लग जाते हैं। यानी परिवारवाद की बात, परिवारवाद है। और दूसरा जो युवा सक्रिय है वो कभी बगावत करने नहीं आ रहा है। तो विधायक जी क्या है तो उनके पीछे फोटो डाल दे रहा है, आज माननीय जी के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज फला विधायक के साथ फला सांसद, वो सौभाग्य से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो आप अपने ओन ईगो पे काम करिए,
अपने आप को सेटिस्फाई करिए। आप सारी चीज़ें ये सेकेंडरी है मेरे विजन से, कि आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप कुछ मत करिए, बस अपने आप से सच बोल लीजिए कि मैं फला विधायक की गाड़ी में घूम रहा हूँ या उनके साथ चल रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा परिवार कहाँ जाएगा, मेरा समाज कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा। आप उस पर काम करिए। इसी से संबंधित मेरा एक सवाल, जब यूथ की बात हो ही रही है तो हम लोग गगन यादव जी की बात करते हैं। आप गगन यादव के बड़े करीबी हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप गगन यादव जी को? गगन यादव एक ऊर्जा, एक तेज, एक त्याग, एक समर्पण, हर किसी के बस की बात नहीं है गगन यादव बनना। अभी पिछले साल उनकी शादी हुई अप्रैल में, 1 साल शादी पूरा नहीं हुआ, शादी के बाद आदमी 1 हफ्ते से ज्यादा घर नहीं रुका है। 6-6 महीने लगातार सड़क पे रहते हैं। मैं घर का, मेरे 2 भाई हैं, मेरी माता जी कहती हैं आपको नहीं जाना है रूट पे, मैं उनके साथ 2 से 3 दिन के लिए जाता हूँ, मेरी माता जी परेशान रहती हैं। वो आदमी घर का इकलौता लड़का है और 6-6 महीने सड़क पे रहता है। तो जैसे आप कह रहे इतने दिन बाहर रहते हैं, तो गगन यादव जी का असली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, गगन यादव जी 2019 से लगातार सक्रिय हैं। 23 तक तो बस उनको ये था कि समाज का एक मांग थी जो लंबे समय से चलती आ रही थी, अही रेजिमेंट की, उसके लिए वो मिशन किए। अही रेजिमेंट से फिर जब आप घर छोड़ के निकलेंगे समाज में, तो किसी की हत्या हुई है, किसी का जो किसी भी प्रकार से पीड़ित है समाज में, तो अगर किसी पीड़ित माँ और किसी पीड़ित बहन से आप मिलेंगे, तो एक बार गले लग के अपना दुख आपसे बयां करेगी, तो आप सारी चीज़ें छोड़ के, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां सब कुछ छोड़ के उसके प्रति आप संवेदनशील हो जाएंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो फिर एक भाव आ गया कि मुझे समाज सेवा करना है। तो पहले उनका IRO संगठन था, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम बेसिकली काम कर रहे थे यूथ पे, यूथ इन स्पोर्ट, यूथ इन एजुकेशन, यूथ इन पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट। तो पहले हम यूथ को प्रमोट कर रहे थे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, खेल के क्षेत्र में जाइए, राजनीति में जाइए, मनोरंजन के क्षेत्र में जाइए, अपनी वहाँ स्थापित करिए अपने आप को, खुद को। तो अब पहले हम यूथ पे काम कर रहे थे। फिर चलते चलते सफर में हमें याद आया कि बेजुबानों को आवाज देना है, रोते हुए को आंसू पोंछना है, और जिसके साथ संकट में कोई नहीं खड़ा उसके साथ खड़ा रहना है। तो पहले ये हमारा उद्देश्य था। फिर जब हम लोग सड़क पे चलते आए, समझ में आया कहीं न कहीं अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की जरूरत है। सारी चीजें राजनीति निर्धारित करती है, सारे फैसले सदन से आते हैं। ये जो आप IRO की बात कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल एजेंसी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करता है NGO के रूप में? अभी तो NGO है, अभी राजनीतिक ना पार्टी है ना राजनीतिक दल है। अभी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और जो मान्यवर साहब और श्रद्धेय नेताजी बाबा साहब, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी 85-15 की, हम 85 के लिए काम कर रहे हैं। जो पहले 85 था अभी 90 है, तो हम उसी वर्ग के लिए लगातार काम करने का काम। अच्छा, गगन जी की बात हो रही है, लगातार उन पर आरोप लगता है कि वो BJP के लिए काम करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई और भी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो आरोप लगाती, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो BJP के लिए काम करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? भारत की जो राजनीति निर्धारित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। गगन यादव उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व अच्छा खासा है। उत्तर प्रदेश के सारे यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हालत तो ठीक है। अन्य प्रदेश, जब आप ये उत्तर प्रदेश के बाहर निकलेंगे तो यादव BJP में है। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, अब की बार बिहार का नजदीकी चुनाव था, वहाँ यादव चले गए BJP में। तो अन्य प्रदेशों में यादव, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ गगन भैया मंच साझा किए हैं। जब यूपी के बाहर आप समाज के लिए जाएंगे, समाज, हम 2019 से चल रहे हैं, आज 2026 है, तो 19 से 23 तक हम तो बस समाज के लिए चले। 24 के बाद हम आए समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के लिए। जो हमारा 23 तक का सफर था, तो हम अपने समाज को कैसे छोड़ दें? जैसे में जो आरोप लगता है आरोप कि... मैं आ रहा हूँ आरोप पे। जी। जब मैं समाज के लिए चल आया हूँ पिछले 6-7 साल से, तो अन्य प्रदेशों में समाज के कार्यक्रम होते हैं, उसमें गगन यादव को बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट या गेस्ट। तो गगन यादव वहाँ जाते हैं कि समाज की बात है, तो वहाँ समाज में जब दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ का यादव दूसरे पार्टी में है, ये है। तो अब जब समाज के नेता से मिलेंगे तो आप पार्टी छोड़ देंगे पीछे, आप बस समाज के लिए वहाँ गए हैं। तो उसी मंच पे BJP का नेता रहेगा, उसी मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता रहेगा, उसी मंच पे गगन यादव रहेंगे। तो अन्य प्रदेशों के फोटो वीडियोस जो हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के, जो अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, वही दिखा के कहते हैं कि देखिए माननीय जी गगन यादव BJP के लिए काम कर रहा है। तो यही हालत है। अन्य प्रदेशों के फोटो वीडियो को देख के माननीय जी गगन यादव से थोड़ा बड़ा
मरमुटाव है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो गगन यादव समाजवादी हैं या फिर बीजेपी वाले हैं? गगन यादव समाजवादी हैं। बीजेपी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। IRO संगठन की जब नींव रखी गई तो आदर्श उनका मैं ऑफिशियल पेज आपको दे दूंगा, उसमें श्रद्धेय नेताजी के नाम पे वो संगठन अपना रखे हैं। जो आदमी नेताजी के नाम पे संगठन चलाता हो, नेताजी के विचारों को लेके चलता हो, नेताजी का विरोध कर कैसे सकता है और समाजवादी पार्टी विरोध कैसे कर सकता है। लोकसभा का चुनाव था 24 में, गगन यादव गांव गांव जाके और सारी लोकसभाओं में चौपाल किए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मतदान करने के लिए कहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है गगन यादव जी को लेके कि जो इटावा में इतना बड़ा हिंसा हुई तो क्या गगन यादव सच में इटावा के जो यादव हैं उनको हिंसा के लिए भड़काए थे? असलियत क्या है? गगन यादव आज तक जहां जहां गए कहीं हिंसा नहीं हुई। देवरिया में प्रेमचंद यादव का कांड हुआ, वहां भी गगन यादव मौके पे थे, नहीं हिंसा हुई। जौनपुर मंगेश यादव को हुआ, नहीं हिंसा हुई। बलिया में आयुष यादव का हत्याकांड था, वहां गए, नहीं हुई। गोरखपुर में विशाल यादव, प्रदेश के सारे जिलाओं में गगन यादव गए और जहां जहां पहुंचे वहां एक पैसे की हिंसा नहीं हुई है। नहीं, इटावा में तो हुई थी। इटावा की मैं आ रहा हूँ उसी पे। और इटावा की जो है तो गगन यादव दिल्ली से आए, आगरा रुके हुए थे रात में कि सुबह मैं आगरा से निकलूंगा, इटावा पहुंचूंगा। होटल जोधा पैलेस में रुके हुए थे और ESP इटावा, ESP मेरठ के रहने वाले गगन यादव और आगरा के SP और 3-4 जनपद के पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ मौके पहुंचे। कहीं गगन यादव जी आप मत जाइए, वहाँ हिंसा हो सकती है और आप अपनी मांग हमें यहीं रख दीजिए। तो गगन यादव जी ने वहीं होटल में लिख के ज्ञापन उनको दे दिया और वहीं आगरा से पुलिस वाले सुबह उनको 4 बजे नजरबंद किए, शाम को 5 बजे वापस ले जाके दिल्ली छोड़ दिए। जब गगन यादव इटावा पहुंचे ही नहीं थे तो हिंसा कैसे करवा सकते हैं? और इटावा में खुद मौके पे गया था, गगन यादव का फोन ऑफ आ रहा था, उनके टीम के सारे फोन ऑफ आ रहे थे, पुलिस वालों ने सारी व्यवस्थाएं बंद करवा दी थी कि आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब नए लड़के थे इटावा के, जोश रहता है युवाओं में, वो कहीं न कहीं अपना मार्ग भूल जाते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि इटावा में ये हुआ क्यों? सबसे पहले तो मैं जिस समाज से आता हूँ, यादव समाज, लोग कहते हैं कि यादव जातिवादी होता है, यादव अपनी जाति को लेके बहुत सेंसिटिव रहता है। तो ये सारे जाति और सारे धर्मों के लोग अपने धर्म अपने जाति को प्यार करते हैं। इसका मतलब है नहीं कि हम दूसरे जाति और दूसरे धर्म से नफरत करेंगे। पंडित आते हमारे घर आते हैं और मेरे यादव पूरे समाज में आते हैं, जितना सम्मान पंडित जी लोग यादव के घर पाते हैं किसी अन्य समाज में नहीं पाते हैं। और पंडितों की बात छोड़िए, हम डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। तो अगर कोई बाबा साहब के आदर्शों का आदमी आ गया, चाहे महात्मा बुद्ध के आ गया, क्या किसी भी धर्म का किसी भी जात का आदमी आता है यादव के घर, तो हम पूरा सम्मान देते हैं। और समय बदल गई है, समय संविधान का है, संविधान से देश चलेगा। तो संविधान सबको अधिकार दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। तो वहाँ संविधान के नाते एक यादव कथावाचक थे, पंडित जी के घर कथा कहने चले गए। पंडित जी हमारे घर आते हमें नहीं कष्ट है, एक यादव पंडित के घर कथा कहने चला गया, उनको कष्ट हो गया। और निंदनीय घटना पंडित जी लोग किए, उसको मारे, रात में कपड़ा निकलवाए। फिर कहना नहीं चाहिए, पंडिताइन जो वहाँ की थी यजमान की, अपना यूरिन से उसका स्नान करवाए और छिड़की। हाँ, तो ये सारी कमियां हैं। मानना पड़ेगा पंडित समाज को, ब्राह्मण समाज को, कि जो समाज आपको सम्मान दे रहा है, या तो आप उसको बुलाए ना होते अपने घर। भारत में तो कहते हैं अतिथि देवो भव, तो जो घर आता है वो भगवान है, तो आप भगवान को घर बुला के बेइज्जत करेंगे। और यादव न कभी हिंसा चाहा है, न कभी किसी की हिंसा करने के लिए गया था। हम तो बस अपनी मांग रखने इटावा जा रहे थे कि अपमान हुआ तो उस पर कानूनी प्रक्रिया हो। ना हम किसी घर गिराने गए थे, ना किसी को मारने गए थे, ना किसी को भड़काने गए थे। हम तो जा रहे थे कि हमारी मांग है, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, मैं उसके साथ दुख की घड़ी में खड़ा हूँगा। और कानून से, हम तो बस कानून से मदद मांगने जाते हैं। जहाँ भी हम लोग गए हैं तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मांगते हैं, इसको संज्ञान में लेके आप इस परिवार की मदद करने का काम करिए। अच्छा, गगन जी का इटावा को लेके एक स्टेटमेंट था कि अगर मुझे इटावा जाने दिया जाता तो इतनी हिंसा नहीं होती। मैं तो ही बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गगन यादव पहुंचे वहाँ कभी हिंसा हुई ही नहीं। ये पहली घटना थी कि पुलिस वाले ने इटावा में उनको नहीं जाने दिया, आगरा रोके। और गगन यादव ने कहा था इटावा के अधिकारियों से और मेरठ के अधिकारी जितने वहाँ थे कि मुझे जाने दीजिए, कोई हिंसा नहीं होगी, मैं पहुंच जाऊंगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ना जाने की वजह से
युवाओं में आक्रोश बढ़ा, युवा हिंसा कर तो दिए, आपको क्या लगता है गगन जी को फंसाया गया था? फंसाया गया था। इसके पीछे कौन हो सकते हैं? सत्ता के लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि उभरता चेहरा राजनीति में आए और अपना वर्चस्व कायम करे। तो क्या जो विपक्ष के लोग हैं वो गगन जी के सपोर्ट में आए थे? नहीं आए थे। विपक्ष भी तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। विपक्ष भी तो चाह रहा है कि मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, कल को गगन मजबूत होगा तो मेरी कुर्सी पे आ भी होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? बात तो मैं कर रहा हूँ सैफई परिवार की, लेकिन सैफई परिवार मेरे लिए आदर्श रहा है। मैं जिस जनपद से आता हूँ आजमगढ़ से, वो जनपद नेताजी की धड़कन रहा है। नेताजी कहा करते थे इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। तो हम कभी नेताजी का और समाजवादी पार्टी का और सैफई परिवार कभी विरोध कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करीबी जो उनका कान भरने का काम करते हैं और विरोध करवाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें अब परिवारवाद आ गया है? परिवारवाद तो नहीं कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का काम किया, सभी धर्मों और सभी वर्गों को लोगों को नेता बनाने का काम किया। परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। जी अच्छा, हम लोग गगन जी पे वापस लौटते हैं। एक आरोप और लगता है गगन जी पर कि ये इटावा में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नारा लगाने से मना कर दिए थे जी। इसकी कितनी सच्चाई है? घटना है अहिर सौर यात्रा निकाली जा रही थी रिजांगला दिवस के, तो समाज का कार्यक्रम था। समाज की युवा चाहे कि गगन जी आए और इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए, तो गगन यादव का दिल बड़ा है, जो बुलाता है वो आदमी मना नहीं करते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वो गए समाज के नाते। तो वहाँ कुछ लोग थे अराजक तत्व टाइप के, और वो आके ऐसे बेफजूल की कंट्रोवर्सी कर दिए कि गगन यादव यहाँ से चले जाओ, गगन यादव ने मना किया नेताजी के नारे लगाने से। अरे भाई, जो आदमी संगठन का नींव और अपना आइडियल नेताजी को मानता हो, तो नेताजी के नारे लगाने से कैसे मना कर देगा? यानी इस बात में कोई सच्चाई नहीं। वहाँ हजारों कैमरे उस टाइम ऑन थे फोनों के, और आज सोशल मीडिया का जमाना है। दूसरे दिन या 2-4 घंटे बाद वीडियो सामने आ जाती है कि गगन यादव ने मना किया था नेताजी के नारे लगाने से। वहाँ गगन यादव पहुँचे और वीडियो जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, तो वहाँ सब लगाने लगे गगन यादव जिंदाबाद। युवा थे, युवा किसी के बस में नहीं हो कि जिसका चाहे मुर्दाबाद और जिसका चाहे जिंदाबाद कर सकते हैं। तो गगन यादव ने संरूप से निकले थे और ऐसे उंगली करके कहने लगे कि गगन यादव के नारे ना लगाओ, समाज का कार्यक्रम है, आप समाज के नारे लगवाइए, समाजवादी पार्टी के नारे लगवाइए, नेताजी के लगवाइए और अहिरों के नारे लगवाइए, मेरे नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी क्लिप को उठा के जो उनके ना चाहने वाले लोग हैं कहने लगे गगन यादव ऐसे उंगली दिखा के कहे कि नेताजी के नारे नहीं लगाने। इसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई होती तो 6 महीने बाद कहीं कहीं से वीडियो आ गई होती है। तो अभी गगन जी क्या लग रहा है 27 में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? तैयारी तो हम लगातार कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी टिकट देगी? उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम समाज के हैं, समाज के मुखिया हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तो कहीं कहीं उम्मीद है कि आप हमें टिकट देंगे और हम चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश जी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बात बताइएगा कि गगन यादव जी जो इस प्रकार का संगठन है, ये सब लोग कहते हैं कि सिर्फ यादवों के बारे में सोचते हैं, यादवों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने की बारी आती है तो सभी जाति समीकरण बैठाने पड़ते हैं, तो आप लोग उसमें सफल होंगे? यादवों का संगठन आईआरओ है नहीं। यादव का रहता तो आईआरओ की जगह यादव कहीं लिखा रहता, यादव महासभा, यादव और जो भी रहता है। तो भारतीय सुधार संगठन है, हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, हम 9 राज्यों में काम कर रहे हैं। और ऐसा है नहीं कि उनके साथ यादव चलते हैं, उनके साथ है नहीं समाज के लोग चलते हैं, मेरे साथ चलते हैं। मेरे साथ हैं प्रदीप सहाय जी हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अन्य समाज और अन्य वर्गों से आते हैं। और जहाँ जहाँ उत्पीड़न, जहाँ जहाँ पीड़ित परिवार बुलाता है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, हम पहुँचते हैं और हर संभव प्रयास, हर संभव मदद करने का काम करते हैं। जो इटावा में इस प्रकार की हिंसा हुई थी, गगन यादव जेल भी गए थे? जी, जेल गए थे। तो जब जेल से बाहर आए तो कुछ परिवर्तन हुआ उनमें? परिवर्तन हुआ। मेरे एक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको मैं पढ़ता हूँ, उनकी लिखी लाइनें मुझे प्रभावित करती हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। और आगे मैं उसके बाद पानी पत्थर और धूप घाम सब हम लोग सह लिए, जेल भी चले गए। अब आगे जो मैं गगन यादव में चेंज देखा, याचना नहीं अब रण होगा,
जीवन जय अमरण होगा, या तो हम इतिहास लिख देंगे या तो मर जाएंगे। अब रुकने वाले हम नहीं हैं। पॉजिटिव चेंजेज आए और जिस एनर्जी से गगन यादव काम कर रहे थे, दुगनी एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं और परिवर्तन दिखेगा। अभी 26 में हमें 27 जाते जाते देखिएगा समाज में हम लोग क्या करके दिखाएंगे। वो टैटू का क्या राज है? टैटू, मैं जिस जनपद से आता हूँ, ये आजमगढ़, यहाँ वफादारी खून में मिलती है, लॉयल्टी इन डीएनए। ये तो सच है। तो ये जिला जिसके साथ रहा है वो मरते दम तक उसके साथ रहा है। ये जिला प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है, ये जिला प्रदेश को 5वां मंत्री दिया है, आज समाजवादी पार्टी के साथ है, 10 विधायक 2 सांसद दिया है। तो ये जिले की एक अपनी गरिमा और एक गौरव है कि मैं जिसके साथ रहूंगा उसके साथ रहूंगा। ये मेहंदी तो है नहीं कि आज लगाया दूसरे दिन उतर गई, ये परमानेंट है। परमानेंट है। मैं जब तक जीऊंगा मेरे साथ रहेगा और मैं मरूंगा मेरा दाह संस्कार होगा मेरे साथ, गगन हाथ पे लिखा हुआ साथ में जाए। एक लॉयल्टी का प्रतीक है, एक जनपद की एक अपनी एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ आजमगढ़। सर विवेक जी, आप आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, जनपद की बात कर रहे हैं जी। आपको क्या लगता है आजमगढ़ का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास हुआ है या नहीं हुआ है? जो होना चाहिए था हो नहीं पाया। अगर नेताजी आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते हैं तो दूसरे घर के लिए काम भी किए थे। अगर सैफई को नेताजी ने पहचान दिया तो आजमगढ़ को भी पहचान दिए थे, 5 मंत्रियां बनाए थे और सरकार में काम भी किए, जीएमसी दिए, महिला चिकित्सालय दिए और चीनी मिल दिए, कलेक्ट्रेट भवन दिए, हरियोत कला केंद्र दिए। तो काम किए नेताजी ने। लेकिन जो यहाँ के लोकल लीडर थे वो लखनऊ चले गए रहने अपनी कर्म भूमि को छोड़ के। अगर आप इलेक्ट हुए कि जब विधायक है या सांसद तो अपनी कर्म भूमि में रहिए जहां से आप इलेक्ट हुए हैं। अभी 1 जनवरी की घटना है, सारे विधायक आप लखनऊ गए थे, आप अपने कार्य क्षेत्र में रहते, अपने लोगों से मिलते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं का, आपके लोगों का उत्साह बढ़ता है, आप अपने लोगों की मदद करते, अपने लोगों के साथ दुख सुख में रहते तो आपके लोग आपसे कनेक्ट रहते, इमोशनली कनेक्ट रहते। आप लखनऊ चले जा रहे हैं तो क्या मतलब है? तो कहीं न कहीं यहाँ के लोकल लीडरों की गलती है, यहाँ के लोकल नेताओं की गलती है। नहीं, ऐसा देखने को मिलता है आजमगढ़ में कि कहीं जो कि रोड टूटे हैं, शहर की बात करें रोड टूटे हैं, कहीं नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। तो क्या लगता है कि जो नेता नहीं इसका विकास कर रहा है या फिर पार्टी से फंड नहीं आ रहा जो अभी सत्ता में है? सत्ता का तो रहता है कि सत्ता जिसको चाहेगी उसको फंड देगी, जिसको चाहेगी उसको नहीं देगी। सत्ता अपने हिसाब से अधिकारी बैठा ही है। विपक्ष का नेता दौड़ता रह जाता है, वो सब फंड पास नहीं करते हैं और आते हैं तो उल्टे सीधे क्लेम करके चले जाते हैं कि आप इतने पैमाने पे रोड नहीं बनाए, इतने पैमाने पुल नहीं बनाए, तमाम कमियां निकालते हैं। और कुछ तो नेताओं की कमी है, नेताओं की बहुत कमी है, सक्रिय नहीं है। अच्छा, जिला अस्पताल की क्या हाल है? जिला अस्पताल की हाल तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद जो कि डॉक्टरी पेशा से आते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, तो आपको क्या लगता है जिला अस्पताल की कौन कौन सी समस्याएं हैं? जिला अस्पताल तो मैं अपने लोगों की मदद करने रोज जाता हूँ। अच्छा। मैं मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़, मऊ, बलिया, 3-4 जिले के लोग आते हैं यहाँ। तो मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ और सक्रिय एक ये होता है कि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, एक दूसरा होता है कि आप जमीन पे सक्रिय हैं। तो मैं अपने लोगों के लिए मदद करने जमीन पे रहता हूँ। तो मैं जब अपने लोगों को वहाँ लेके पहुँचता हूँ तो ट्रीटमेंट पे अगर VST पे 7-8 इंजेक्शन इमरजेंसी में लिखे हुए हैं तो उसमें से 3-4 लगते हैं, 2-3 इंजेक्शन छूट जाते हैं, लगते ही नहीं और ट्रिक किया जाता है कि मैं सारे इंजेक्शन लगा दिया हूँ। पहली कमी। दूसरी कमी, सफाई तो है ही नहीं वहाँ। अभी कल आप देखें सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ गोंडा जिला अस्पताल की, वहाँ चूहे घूम रहे हैं वार्ड में। जिला अस्पताल की हुई एक मरीज बेड के नीचे बैठ के ऑक्सीजन ले रहा है और पानी की टंकी जो है उसके ढक्कन नहीं, उसमें बंदर लैटरिन कर देते हैं, वही पानी मरीज पीते हैं। तो जहाँ आप जा रहे हैं स्वास्थ्य लेने, वहाँ से आप इन्फेक्शन लेके निकल रहे हैं। जहाँ आपसे ठीक होना चाहिए वहाँ आप कहीं कहीं बीमारी लेके निकल रहे हैं। अच्छा, आरोप ये लगता है जो जितने जिला अस्पताल हैं उसमें जो मरीज अपना इलाज कराने जाते हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? सच्चाई है। कैसे काम करता है? मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं किसी से। मैं जो बोलूंगा, मेरे पुरखों ने उतना मुझे अधिकार दिया है कि मैं ऑन कैमरे बैठ के जो समाज की सच्चाइयां हैं और कमियां हैं मैं कह सकता हूँ। और जन्म एक बार मिला है तो मौत भी एक ही बार मिलेगी, तो मुझे मौत का भी खौफ नहीं है। मैं बोलूंगा जिला अस्पताल पे और जनपद की और स्थितियों पे तो बहुत विरोध होगा, बहुत धमकियां आएंगी मेरे यहाँ। मैं पहले कई धमकियों फेस कर चुका हूँ, तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और जिला अस्पताल पे मैं आ रहा हूँ। अब पूरा एस्टिमेट बना हुआ है
आप हड्डी का ऑपरेशन कराने जाए तो जो 300 उसकी रसीद कटती है ऑपरेशन की, वो तो मरीज कटवा ही लिया, सरकारी रसीद। फिर 8,000 से 1,00,000 रुपए तक जमा करवाए जाते हैं इनलीगली। 8,000 रुपए से 1,00,000 तक हड्डी की है। आँख के ऑपरेशन में जाएंगे तो 3,000 से लगाए 8,000 तक। जनरल सर्जरी में बात करें तो 3,000 से लगाए 8,000 तक। सारे ऑपरेशन में आपको पैसा देना ही देना है। आप बेड लेने जाएंगे तो सिस्टर कहेंगी कि आप 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये एज ए फीस जमा करिए, जो कहीं फीस नहीं है, वो इनलीगली लिया जा रहा है। तो आप लोग वहां पे रहते हैं, विरोध नहीं करते इस बात? विरोध बहुत किए। एक लोगों से एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही बात है। मैं विरोध करने जाऊंगा तो 10 लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो ये किसी से और जिम्मेदारियां होती हैं कि जो राजनीति में सक्रिय हुआ है, ये किसी जाति और किसी पार्टी, किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है। जी। ये सत्ता में बैठे लोगों की और विपक्ष में बैठे लोगों की, और जो अपने आप को समाज का सेवक और समाज सेवक समझते हैं, वो आके सबकी जिम्मेदारियां हैं कि आप इसका विरोध करिए और कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने का काम करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। है। यानी हमारे जो नेता हैं वो जिला अस्पताल घूमने नहीं जाते हैं। कार्यकर्ता एडमिट हो जाता है और जिला अस्पताल में मर जाता है, तभी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई नेता मिलने नहीं जाता है। मिलने गया तो अपना फोटो डाल लिया, मैं फला कार्यकर्ता के साथ जिला अस्पताल में आज मुलाकात किया। उसके अलावा वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और अन्य मरीजों के बारे में ना देखता है, ना जानता है, ना जानना चाहता है। हालात सबको पता है, लेकिन कोई इस पर विचार नहीं करना चाहता है। अच्छा, एक और जिला अस्पताल की सबसे बड़ी कमी निकल के आती है कि जो मरीज जाते हैं, आरोप लगाते हैं डॉक्टर नहीं मिले जी, फलाने डेट को जाए डॉक्टर नहीं मिले। इसकी कितनी सच्चाई? डॉक्टर जाते कहाँ हैं फिर? डॉक्टर सारे अपनी अपनी क्लिनिक बना के बैठे हैं प्राइवेट में, वहीं मिलते हैं। और डॉक्टर के जितने वार्ड बॉय हो गए, चेले हो गए, बताते हैं कि डॉक्टर साहब फला जगह मिलेंगे, आप वहाँ चले जाइए। और डॉक्टर तो वेतन 7 दिन के ले रहा है। अब मान लीजिए हफ्ते में एक छुट्टी निकाल लीजिए, 6 दिन की वेतन ले रहा है, तो आप 6 दिन वहाँ ड्यूटी दीजिए। तो कितने दिन अवेलेबल रहते हैं? ओपीडी टाइम आपका 8 से 2 है। तो आप आएंगे 10 बजे, निकल जाएंगे 1 बजे। हफ्ते में 2 से 3 दिन डॉक्टर बैठते हैं, बाकी दिन बाहर रहते हैं। बाकी दिन चेंबर बंद रहता है, उसी चेंबर में दूसरा डॉक्टर बैठा रहता है। ये सिर्फ आजमगढ़ का आलम है या पूरे प्रदेश की है स्थिति है, पूरे प्रदेश की। और विभाग तो इतने बेकार हो चुके हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पहले से तैयार है, लार्ज अमाउंट ऑफ बाउल ऑफ गैसेस, आपकी रिपोर्ट पहले से तैयार है। हजारों रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट तैयार है, बस मरीज का नाम भरना है, उसको दे देना है। आपको कितना हो, बड़ी बीमारी हो, गैस के अलावा कुछ दिखाएगा नहीं। और पैथोलॉजी की यही सीन है, कुछ टेस्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो आप बाहर करवाइए या तो मर जाइए। आज आज़ादी के 75-76 साल बाद हम लोग हैं, और समान स्वास्थ्य, समान शिक्षा, समान भोजन, सबका अधिकार है। ये तो है नहीं कि ऊपर जो 10% बैठे हैं उनको मिलना चाहिए और नीचे के 90% को नहीं मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये व्यवस्था सरकारी जो हॉस्पिटल है कैसे सुधरेगी? सत्ता की तो जिम्मेदारी है ही है कि स्वास्थ्य मंत्री देखे, मुख्यमंत्री देखे, प्रधानमंत्री देखे, लेकिन विपक्ष भी तो है। आप कुछ ना कर पाए, अपने लोगों की आवाज़ तो उठाएं। आप वहाँ पहुँचिए, सोशल मीडिया का ज़माना, आप उसको कैप्चर करिए जो वहाँ की परेशानियाँ हैं। आप दिखाइए कि इतनी इतनी परेशानियाँ हैं। आप वहाँ धरने बैठिए। मैं तो पश्चिमी यूपी के नेताओं को दिल से मानता हूँ कि वहाँ वो सब धरना करते हैं, वो सब जो राजनीति के मुद्दे हैं उसको सड़क पे बैठ के करते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनी होगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो सब सड़कें ना सुनी होने देते हैं, ना सदन आवारा होता है। तो यहाँ कहीं न कहीं सारे नेताओं की और सारे युवाओं की जो सक्रिय राजनीति में, सबकी जिम्मेदारियाँ कि आप नहीं उस पे अमल करिए। पूर्वांचल में भी बड़े अच्छे नेता हुए, जैसे राजभर जी की बात कर लें, क्या लगता है ये लोग आवाज नहीं उठाते? आवाज नहीं उठाते। आजमगढ़ में तो बहुत एक्टिव रहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। एक्टिव होना और जेन्युइन आवाज उठाना, अब मुद्दों को भड़काना, फर्जी की बातों में उलझाना, आज की राजनीति यही हो चुकी है कि आप फर्जी की चीजों में लोगों को उलझा दीजिए। जो जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता था उसके आप, और मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता था, जो आसानी से डॉक्यूमेंट तैयार होते थे, एसडीएम की परमिशन लाइए, वीडियो की लाइए, एडीओ की लाइए, एडीओ पंचायत की लाइए, इतने आपको कार्यालयों में दौड़ा दिए गए हैं और इतनी फर्जी की चीज़ों में आपको उलझा दिया गया है कि आप अपने मांगों को न रख पाएँ और न सुन पाएँ, न कह पाएँ। नेताओं की जिम्मेदारियां हैं कि आप उसको सुनिए, एनालाइज करिए और उस पर काम करिए अपने लोगों के साथ मिलकर। लास्ट में विवेक जी, मेरा एक सवाल आपसे संबंधित है। व्यक्तिगत रूप से आप कैसे काम करते हैं, समाज के लोगों को कैसे आप मदद पहुंचाते हैं?
मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। जो बना हूँ अपने वजूद पे बना हूँ और जो 2-400 रुपए कमाता हूँ उसी से समाज का काम करने का काम करता हूँ। मैं 21 साल की उम्र में अपना 6 बार ब्लड दे चुका हूँ। मेरे साथ मेरे और साथी हैं जो ब्लड देने का काम करते हैं, तो एक समाज की ये सेवा भाव हो गई। दूसरा, मैं यूथ को प्रमोट कर रहा हूँ कि सारे फैसले यूथ के हाथ में हैं। एक युवा अपने परिवार को कहाँ ले जाना चाहता है, किस स्थिति में रखना चाहता है, बस उस परिवार के युवा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सूखी रोटी खिलाएंगे या 56 भोग खिलाएंगे। तो मैं फर्जी की सारी चीज़ें छोड़ के कि उसको कंबल दे दूँ, उसको मिठाइयाँ भिजवा दूँ, उसके परिवार पे चुनाव आए तो 1000-2000 रुपए दे दूँ, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। वो आज देंगे कल ख़त्म हो जाएगा। आप किसी परिवार को, युवा को अच्छी दिशा दे दिए। पढ़ने जा रहा है तो उसको पढ़ाइए। बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ाई के। राजनीति करना चाह रहा है उसको राजनीति में अच्छा मार्गदर्शन करिए। खेलना चाह रहा है उसको खिलवाइए। मनोरंजन की दुनिया आज की डेट में अच्छा खासा है, उसमें जाना चाह रहे हैं उसमें भेजिए। आप जो कैंप लगाते हैं एक बार उसके बारे में बताइएगा। मैं मेडिकल कैंप करवाता हूँ, स्पोर्ट कैंप करवाता हूँ। और मेडिकल से मेरा ये है कि मैं तो देखा हूँ देवरांचल जो मेरा क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे लड़के फोर्स में जाते हैं। तो जब वो सब जाते हैं, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया और फिजिकल हो गया और रिटन हो गया, एग्जाम दे लिए, सारे क्वालिफाई कर लिए, मेडिकल में गए। कोई डीएनएस से नाक की हड्डी टेढ़ी है वहाँ से छड़ के चला आया, कोई फ्लैट फीट से छड़ के चला आया, कोई कान का पर्दा फटा है चला आया। तो कष्ट होता है कि एक परिवार की उम्मीद, जिसके उम्मीद से उसका बूढ़ा बाप जिंदा है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा, उसकी माँ जिंदा है, उसकी 2-2 3-3 बहनें पड़ी है कि भाई नौकरी में जाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी। जब वो लड़का नौकरी से वंचित होकर घर आता है तो मुझे कष्ट होता है। तो मैं पहले से जाके उसका चेकअप करके बताता हूँ। मेरा कान नाक गला का स्पेसिफिक फील्ड में जो उसको देखता हूँ, तो मैं उसको बता दिया कि इतनी तुम्हें दिक्कतें हैं, तुम अपना इलाज करवा लो, इन फ्यूचर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप नौकरी में जा सकते हैं। और कुछ युवा अगर चाहे जो हमारी माताएं बहनें जो भी पीड़ित हैं उनका इलाज मिल जाता है। गाँव में बहुत सारी मौतें होती हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से। कार्डियक चेस्ट पेन है या गैस बना, छाती में दर्द होता है, लोग गैस समझ के वहाँ गैस की गोली खा के सो जाते हैं, सुबह तक पता चला हार्ट अटैक था, आदमी मर जाता है। उसको मैं अवेयर करता हूँ कि सिम्टम आ रहे हैं, आप जाके कहीं दिखवा लीजिए। तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव और जेन्युइन समाज का काम हो रहा है। अच्छा, कुछ आप चुनौतियाँ भी महसूस करते हैं? बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो फंड की होती है। फंड के वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेरा दिल और विजन तो इतना बड़ा है कि मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आज तक मैं किसी से लिया नहीं, किसी से नहीं। 1-2 मेरे साथी चाहे कि मैं दे दूँ इसे फंड, मैं काम कर अच्छा कर रहा है लड़का, तो मैं लिया नहीं। लेने का मतलब है कि आदमी चाहेगा कि मैं इनको खरीद लिया हूँ, फिर वो अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहेगा। मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ और समाज का कार्यकर्ता हूँ, समाज का नौकर भी मान लीजिए। मैं समाज का जो भी हूँ, तो मैं समाज के लिए झुकने के लिए तैयार हूँ। कोई नेता चाहे कोई पैसा वाला चाहे कि मैं मुझे झुका रहे, तो मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो सामाजिक तौर पे कौन सी चुनौतियाँ आती हैं जब आप कैंप लगाते हैं या लोगों की मदद करते हैं? कैंप लगाने जाता हूँ तो सारे गाँव में नेता बैठे हैं, वो सब कहते हैं कि विवेक नेतागिरी करने निकला है, तो अपना चेहरा चमकाने निकलना है। तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अपना चेहरा चमका रहा हूँ, नहीं चमका रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना बैनर लगवा लीजिए। जो मुझसे मैं जितने लोग कहे कि आप अपना बैनर लगवाइए, मेरा नाम तक मत लिखिए, आप मुझे बुलाइए कि मैं हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज किया हूँ, आप आइए, मैं उसकी मदद करूंगा। वो आदमी करे तो काम जो मैं कर रहा हूँ वो दूसरा भी करके दिखा दे, मैं उसकी पूरे दिल से मदद करूंगा। मैं स्पोर्ट करवाता हूँ, स्पोर्ट तो कोई करवा सकता है, मेरा स्पोर्ट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं स्पोर्ट के लड़के स्टेडियम से पकड़ के ले जाता हूँ, कोच ले जाता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि इतनी इतनी गेम होती है, इतनी इतनी क्राइटेरिया होती है। वो सारे लोग वो डिजाइन करते हैं, पूरी टीम डिजाइन करती है। मैं तो बस एक मीडियम बनता हूँ, माध्यम बनता हूँ कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे आप समाज का काम कर पाते तो हैं। ये नेता लोग विरोध में रहते हैं? बहुत नेता विरोध में रहते हैं। नेताओं को डर है कि कहीं न कहीं काम कर रहा है, सक्रिय होगा तो हमारी कुर्सियां खतरे में आ जाएंगी। जैसे काम करने से उनकी कुर्सी का क्या संबंध है? आप काम जब समाज का करेंगे, समाज तो मूर्ख तो है नहीं। यहीं बलिया के नेता हुआ करते थे, बलिया वाले बाबू साहब चंद्रशेखर सिंह, तो कहते थे कि जिन हाथों में शक्ति भरी है रास तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति धरी है सर उतार लेने की। तो नेता जानते हैं कि अगर ये जनता मुझे नेता आज बना रही है तो कल को अगर कोई ऑप्शन पाएगी तो मेरा सर भी उतार लेगी, मुझे वोट नहीं देगी, मुझे नेता से फकीर बनाने पे आ जाएगी।
तो कहीं न कहीं चाहते हैं कि मैं जो कम्बल, चूड़ी, बिंदी, साड़ी और मिठाई दे के जनता को मूर्ख बनाता आ रहा हूँ, इन सब चक्करों में जनता फँसी रहे, कोई युवा ना आए, ना समाज को अच्छी दिशा में ले जाए, ना उनको समझाने का काम करे, उनका भविष्य बनाने का काम करे। अच्छा, कैंप के दौरान कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात किया जिससे बात करके ये लगे कि आप अच्छा कर रहे हैं? शुभकामनाएँ कैसे लोग देते हैं ये? शुभकामनाएँ जो आदमी सच्चे में समाज के हित में चाह रहा है, हुँ, जो पढ़ लिख के कहीं बाहर से आया है, जो स गाँव छोड़ दिया है, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, वो जानता है कि मेरा भाई है। मैं यूनिवर्सिटी गया क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी पढ़े हुए थे, तो मुझे यूनिवर्सिटी भेज दिए। हुँ, मेरे तमाम साथी जो पढ़ने लायक हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं जाते हैं। हुँ, तो मेरा भाई कहीं न कहीं गाँव-गाँव जाके एक शिक्षा की अलग, एक समाज में एक काम कर रहा है, जिससे मेरे और युवा साथी और मेरे गाँव और मेरे क्षेत्र का विकास होगा। तो शुभकामनाएँ देते हैं। हुँ, जो अच्छे पोस्ट पे है, सरकारी सर्विसों में, सिविल सर्विसों में, वो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। हुँ, और सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे बस वही है, गगन यादव जी। हुँ, उसके अलावा कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। हुँ। बाकी मेरी मम्मी मेरी सपोर्टिव है, मेरा परिवार मेरा सपोर्टिव है। हुँ। मैं जो करता हूँ पूरा सपोर्ट करती हैं सब। चलिए, उम्मीद है आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जी। लोगों की मदद भी करते रहें। आप आए, हमसे बातचीत किए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आप एक मंच दिए मुझे, मेरे जैसे एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता को, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप समाज के ऐसे-ऐसे लोगों को लाके यहाँ बैठाने का काम करेंगे, जो समाज में लगातार 2-3 साल, 10 साल, 20 साल से सक्रिय हैं और एक पहचान उनको समाज नहीं दे पाया। कहीं न कहीं उन्हें राजनीतिक दृष्टि से कुचला गया है। तो आप उनको यहाँ लाने का काम करेंगे, उनके विचारों को साझा करने का काम करेंगे, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो सके और समाज का कार्य हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। हृदय नेताजी अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, मान्यवर कांशीराम अमर रहें। जी, जी। धन्यवाद।